मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग मोहन राकेश जी के द्वारा रचित नाटक आषाढ़ का एक दिन इसका अध्ययन करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जानते ही होंगे कि इस नाटक का अध्ययन आप लोग क्लास 11th में किए हैं। प्रथम अंक का अध्ययन हो चुका है। आज हम द्वितीय अंक प्रारंभ करेंगे। तो एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह नाटक आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया है और इस नाटक का प्रधान पात्र या नायक हम कह सकते हैं कि कालिदास है और इसकी नायिका मल्लिका है। तो आप लोग प्रथम अंक में देखे होंगे कि किस तरह मल्लिका आषाढ़ के प्रथम दिवस भीग कर आती है, उसकी माँ अंबिका उसे डांटती है, किस तरह दोनों में वैचारिक मतभेद उभर कर सामने आता है और फिर राज्य पुरुष दंतुल से कालिदास को हिरण शावक को लेकर कथोपकथन होता है और दंतुल को पता चलता है कि यही संहार के लेखक कालिदास है, क्योंकि कालिदास को लेने के लिए उज्जैनी से राज्य कर्मचारी लोग आए हैं, आचार्य वर्गुची आए हैं जो उन्हें उज्जैनी ले जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ के शासक ने चंद्रगुप्त ने इन्हें राज्य का आसन देने के विषय में सोचा है और कालिदास जाने के लिए तैयार नहीं है। फिर मल्लिका के घर में मातुल का आना, मातुल के द्वारा पता चलना कि कालिदास इस राज्य के आसन को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। फिर निक्षेप के द्वारा मल्लिका को यह पता चलता है कि कालिदास कहाँ है। फिर मल्लिका वहाँ जाती है, कालिदास को समझाती है और उज्जैनी जाने के लिए मना लेती है और कालिदास उज्जैनी चले जाते हैं। इतनी घटना का उल्लेख प्रथम अंक में हुआ है। तो आप लोग इतना पढ़े होंगे। तो मैं संक्षेप में आपको एक बार पुनः पूर्व ज्ञान से जोड़ दिया हूँ कि प्रथम अंक में क्या क्या घटनाएं घटित हुई है। यानी कालिदास उज्जैनी चले गए हैं और उनकी प्रेयसी मल्लिका उस ग्राम प्रांतार में है और किस तरह द्वितीय अंक में पुनः एक बार कालिदास का आना होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कुछ पात्र तो द्वितीय अंक में वही प्रथम अंक के हैं और कुछ पात्र द्वितीय अंक में बदल जाते हैं। जैसे पात्र परिचय में रंगनी और संगिनी, ये दोनों नागरी है। नागरी मतलब नगर की रहने वाली, उज्जैनी की रहने वाली है और उज्जैनी की रंगशाला में काम करती है। एक अभिनय कला सीख रही है, दूसरी वीणा वादन सीख रही है। अनुस्वार एवं अनुनासिक, ये राज्य अधिकारी है जो मातृगुप्त अर्थात कालिदास के साथ आए हुए हैं। आप लोग जानते हैं ना, जब कोई भी वीआईपी कहीं जाता है तो उसके साथ बहुत से अधिकारी कर्मचारी जाते हैं उसकी व्यवस्थाओं को देखने के लिए। तो उसी प्रकार से कालिदास के साथ राज्य अधिकारी भी आए हुए जिनका नाम अनुस्वार एवं अनुनासिक है। मातृगुप्त या कालिदास का नया नाम है। जब कालिदास को उज्जैनी का शासक बना दिया जाता है तो उनको एक नया नाम दिया जाता है मातृगुप्त का। प्रियंक मंजरी, ये राजकन्या है, राजदुहिता अर्थात चंद्रगुप्त की पुत्री और कवि की पत्नी। कवि की पत्नी से तात्पर्य कालिदास की पत्नी। ये नए पात्र हैं जिनका उल्लेख द्वितीय अंक में, मात्र द्वितीय अंक में है, न तो प्रथम अंक में है न तृतीय अंक में है। इन पात्रों का उल्लेख मात्र द्वितीय अंक में ही है। निक्षेप प्रथम अंक में इसका उल्लेख हुआ है। ग्राम पुरुष है, यही आकर मल्लिका को बताता है ना कि कालिदास उज्जैनी जाने के लिए तैयार नहीं है, जगदम्बा के मंदिर में गए हैं। फिर मल्लिका वहां जाती है और मल्लिका समझा बुझाकर कालिदास को उज्जैनी जाने के लिए प्रेरित करती है। तो निक्षेप एक ग्राम पुरुष है और यह कालिदास का एक प्रकार से मित्र भी हम कह सकते हैं। मल्लिका अंबिका की पुत्री, या इसका एक परिचय यह भी है, कालिदास की यह प्रेयसी है। प्रेयसी मीन्स प्रेमिका। अंबिका मल्लिका की मां, ग्राम की वृद्धा। मातुल कालिदास का मामा या कवि मातुल, विलोम प्रतिनायक या खलनायक है। तो इन पात्रों का उल्लेख प्रथम अंक में हुआ है। ये पात्र प्रथम अंक में आ चुके हैं और इनका उल्लेख द्वितीय अंक में भी है। तो इतने नवीन पात्र हैं, केवल इनका द्वितीय अंक में ही उल्लेख है और इनका उल्लेख
प्रथम अंक में भी है। तो आइए सारांश देखा जाए। देखिए, द्वितीय अंक का प्रारंभ कुछ वर्षों के बाद, प्रथम अंक और द्वितीय अंक में कुछ वर्षों का अंतर है, जैसे कुछ वर्षों के अनंतर मीन्स बाद, कुछ वर्षों के बाद वही प्रकोष्ठ जिस का उल्लेख प्रथम अंक में किया गया है वही कमरा है, लेकिन अब उस कमरे की स्थिति बदल चुकी है। जैसे अंबिका प्रथम अंक में जिस कमरे को सजा संवार कर रखी थी, आज वही प्रकोष्ठ जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और निक्षेप वहां आता है। क्यों आता है? क्योंकि मल्लिका की तबीयत खराब है, 2 वर्षों से उसे ज्वर है, ज्वर से पीड़ित है और वह ठीक नहीं हो रही है। उसका हाल चाल जानने के लिए निक्षेप आता है। निक्षेप मल्लिका से पूछता है, अब कैसा है अंबिका का स्वास्थ्य? मल्लिका, वैसे ही ज्वर आता है, 2 वर्षों से वैसे ही ज्वर आ रहा है, स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं है। निक्षेप, पहले से कुछ भी अंतर नहीं पड़ा? मल्लिका, लगता तो नहीं, मतलब उसके स्वास्थ्य में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं है। निक्षेप, 2 वर्षों से निरंतर एक साथ ज्वर। मल्लिका ठंडी सांस भरते हुए औसत पत्थर से कटोरे में डालने लगती है। निक्षेप मूढ़ा खींचकर उसके पास आकर बैठ जाता। आप लोग जानते हैं ना कि एक पत्थर का बना हुआ होता है जिसमें औषधियों को रगड़ा जाता है। वही चीज यहाँ बताया जा रहा है कि वह औषधियों को रगड़ चुकी है, उनको मिला चुकी है, अब उसे बर्तन में डालकर उसे पीने के लिए दे रही है अंबिका। वास्तव में अंबिका बहुत चिंता करती है। मल्लिका, औषध भी ठीक से नहीं खाती, उसकी माँ अब जिद्दी हो गई है, औषधियों का सेवन भी सही से नहीं कर रही है। इसी क्रम में निक्षेप मल्लिका को दुर्बल देखकर पूछता है कि तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, कि तुम कैसी हो? मल्लिका, ठीक। निक्षेप, दुबली होती जा रही है, बहुत दिनों से राजधानी की ओर से कोई व्यक्ति नहीं आया। निक्षेप कहता है कि तुम दुबली होती जा रही हो और बहुत दिनों से राजधानी मतलब उज्जैनी से कोई नहीं आया। मल्लिका आंखें बचाती हुए अधिक व्यक्त भाव से औषधि खिलाती रहती है, मतलब वह निक्षेप की बातों को सुनकर एक प्रकार से अनसुना करते हुए औषधियों के मिलाने में व्यस्त हो जाते हैं। कभी कभी सोचता हूं एक बार उज्जैनी जाकर उनसे मिलाऊं। उनसे किससे मिलाऊं? कालिदास से मिलाऊं। क्यों? इसलिए कि कालिदास अब इस गांव के लिए, इस गांव प्रांतार के लिए उनके मन में कोई मोह नहीं रह गया है। यहाँ के लोगों के प्रति जो लगाव जाते समय था, अब वह पूरी तरह से समाप्त हो गया है। इसलिए निक्षेप उनसे जाकर मिलना चाहता है। कई बातें करना चाहता हूं, कई बार लगता है कि दोष मेरा ही है। देखिए, निक्षेप अपने आप को दोषी क्यों मानता है? निक्षेप अपने आप को दोषी इसलिए मानता है क्योंकि उसी के कहने पर प्रथम अंक में मल्लिका ने कालिदास को उज्जैनी जाने के लिए तैयार किया। इसलिए आज वह मल्लिका की दीनहीन स्थिति के लिए निक्षेप अपने आप को दोषी मानता है। कई बातें करना चाहता हूं, कई बार लगता है कि दोष मेरा ही है। मल्लिका गंभीर भाव से उसकी ओर देखती है। मल्लिका, किस बात का? दोष किस बात का तुम्हारा है? निक्षेप लंबी सांसें लेता है। बात तुम जानती हो, मैंने आशा नहीं की थी कि उज्जैनी जाकर कालिदास इस तरह वहां के हो जाएंगे, मतलब इस तरह वहां के माहौल में रच बस जाएंगे, यहाँ के लोगों को याद नहीं करेंगे, यहाँ के लोगों को याद नहीं करेंगे। तात्पर्य वे तुम्हें अर्थात मल्लिका को नहीं याद करेंगे, ऐसा वह नहीं सोचा था। निक्षेप, बात तुम जानती हो, मैंने आशा नहीं की थी कि उज्जैनी जाकर कालिदास इस तरह वहां के हो जाएंगे, मतलब वहां के लोगों में रच बस जाएंगे और यहाँ के लोगों को भूल जाएंगे। मल्लिका, और मुझे प्रसन्नता है कि वे वहां रहकर इतने व्यस्त हैं। यहाँ उन्हें केवल विश्वसंहार की रचना की थी, वहां उन्होंने नए नए काव्यों की रचना की है। 2 वर्ष पहले जो व्यवसायी आए थे, उन्होंने कुमार संभव और मेघदूतम की कुछ प्रतियां
किया, मुझे लाकर दी थी। बता रहे थे कि उनके एक और बड़े काव्य की बहुत चर्चा है, परंतु उसकी प्रति उन्हें नहीं मिल पाई है। वह वार्ता के क्रम में मल्लिका निक्षेप से कहती है कि मुझे पता चला है कि वहां उन्होंने कुमार संभव और मेघदूत जैसे प्रसिद्ध काव्यों की रचना किए हैं। यहाँ तो केवल संहार की रचना किए थे और वे वहां की संस्कृति में रचबस गए हैं, व्यस्त हैं, तो उचित ही है। वे अनेक नए नए काव्यों का सृजन कर रहे हैं। व्यापारियों के माध्यम से पता चला है कि उनका कोई एक बहुत बड़ा नया काव्य आया हुआ है, लेकिन जो उन्हें अभी तक नहीं मिल पाया है। निक्षेप फिर आगे कहता है कि यूं तो सुना है कि उन्होंने कुछ नाटकों की भी रचना की है जो उज्जैनी की रंगशाला में खेले गए हैं। उन्होंने नाटकों का भी रचना किया है। मल्लिका फिर भी क्या निक्षेप मुझे कहते तो होता है कि भी व्यवसायियों के मुंह से और भी तो कई बातें सुनी थी। अर्थात व्यवसायियों के मुंह से यह भी पता चला है कि वे वेश्यावृत्ति में संलिप्त हो गए हैं, मदिरापान करने लगते हैं। इन सब चीजों की जानकारी उसे पता हुई है। मल्लिका व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जुड़ जाते हैं, मतलब कई तरह के लोग बातों को जोड़ देते हैं, बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। निक्षेप मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा हूं, उठकर टहलने लगता है और वह बताता है कि मैंने सुना है कि उन्होंने राजवीरता से विवाह कर लिया है, राजकन्या प्रियंक मंजरी से विवाह कर लिया है, जो कि यहाँ कहकर गए थे कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा। मल्लिका तो इसमें बुरा क्या है? निक्षेप से मल्लिका कहती है कि इसमें बुरा क्या है? अब वे राज्य व्यक्ति है, राजसीय ठाट बाट है, तो उन्होंने राजकन्या से विवाह कर लिया, तो साधारण सी बात, इसमें कौन सी कमी है, कौन सी बुराई है? एक तरह से देखो तो बुरा नहीं भी है, परंतु यहां रहते उनका जो आग्रह था कि जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजीवन शादी नहीं करूंगा, विवाह नहीं करूंगा, रुक रुक कर उसकी ओर देखता है। निक्षेप मल्लिका की ओर देखकर कहता है कि उस आग्रह का क्या हुआ? उन्होंने यह नहीं सोचा कि उनके किसी आग्रह की रक्षा के लिए तुमने, अर्थात मल्लिका ने अभी तक शादी नहीं किया है, क्योंकि कालिदास ने कहा था कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा। उसीलिए मल्लिका भी कालिदास के इंतजार में आज भी हुआ है और आज ही वह शादी नहीं की है, और वही कालिदास यहाँ के लोगों को भूलकर राजपूता से विवाह कर लिया। मल्लिका देखिए एक सच्ची प्रेयसी है, वह अपने प्रेमी की किसी भी बुराई को बर्दाश्त नहीं करती है, इसलिए अब उसी बात का उत्तर वह कितने समझदारी से देती है। उनके प्रसंग में मेरी बात कहीं नहीं आती है, मैं अनेकानेक साधारण व्यक्तियों में से हूं, मतलब मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, जैसे राज्य के अन्य व्यक्ति हैं उसी तरह मैं भी एक साधारण व्यक्ति हूं, और वे असाधारण है, अर्थात वे विशिष्ट है, और विशिष्ट का संबंध विशिष्ट से हो सकता है, साधारण से नहीं, यही वह बताना चाहती है। हाँ सुना है बहुत विद्वान है वह राजदूता। मल्लिका कहती है कि मैंने सुना है कि वह बहुत विद्वान है, विदुषी है। तो निक्षेप भी कहता है बहुत सुना है, बहुत दर्शन शास्त्र पढ़ी है। मैंने कहा ना कि एक तरह से देखे तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, और दूसरी तरह से देखने पर बहुत ग्लानि होती है। अर्थात एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो विशिष्ट का विशिष्ट से संबंध होना कोई बुरा नहीं है, ये तो सामान्य बात है। लेकिन दूसरी तरफ से देखा जाए तो कष्ट होता है। किस बात का कष्ट होता है? इसी बात का कष्ट होता है कि उन्होंने यह कहा था कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, और मैं जाकर इस क्षेत्र को, मल्लिका को भूलकर शादी कर लिया और वहां की दुनिया में रह गए। इसके विपरीत मुझे अपने से ग्लानि होती है कि यह ऐसी में उनकी प्रगति में बाधा भी बन सकती थी। आपके कहने से मैं उन्हें जाने के लिए प्रेरित न करती तो कितनी बड़ी क्षति होती। यहाँ मल्लिका कहती है कि निक्षेप अगर मैं जाने के लिए न करती तो कितना बड़ा अहित होता कि आज वे इतने बड़े बड़े ग्रंथों से रचना नहीं कर पाते। यह तो दुख है कि मेरे कहने से तुम ऐसा न करते तो आज तुम्हारे जीवन का यह रूप नहीं होता। निक्षेप कहता है कि अगर मेरे कहने से तुम ऐसा नहीं करते तो आज तुम्हारे जीवन का यह रूप नहीं होता था, तुम कालिदास से विवाह करके सुखी जीवन व्यतीत करती। आज तुम्हारे जीवन में जो दुख है उसका कारण, उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं वही है।
मल्लिका, मेरे जीवन में पहले से क्या अंतर है? पहले माँ काम करती थी, अब वे अस्वस्थ है, मैं काम करती हूँ। मतलब जीवन में इतना ही परिवर्तन आया है कि पहले सारा घर का काम माँ करती थी और अब घर का सारा काम मैं करती हूँ, माँ अस्वस्थ है। बाहर से तो इतना ही अंतर, निश्चित कहता कि देखने पर तो बाहर से इतना ही अंतर आया है मल्लिका, केवल इतना ही अंतर है। माँ को औसत दे देती हूँ तो अभी आती हूँ, मतलब वह औसत देने के लिए दूसरे प्रकोष्ठ में चली जाती है। मल्लिका, माँ ठंडी लगती है तो किवाड़ बंद कर दे। उसमें आप लोग प्रथम अंक में देखे होंगे कि कमरा, उसके घर में 2 प्रकोष्ठ है, तो अपने माँ से पूछती है कि अगर तुम्हें ठंड लग रही है, क्योंकि ज्वर से पीड़ित है और ज्वर होने पर सामान्यतः व्यक्ति को ठंडक लगती है। एक तो वह पर्वतीय क्षेत्र है, तो वह पूछती है अपनी माँ से अगर तुम्हें ठंड लगता हो तो बाहर का किवाड़ बंद कर दो। निक्षेप, लगता है आज फिर कुछ लोग बाहर से आए हैं। मल्लिका, कौन लोग? निक्षेप, संभवतः राज्य के कर्मचारी। 2 वैसे ही आकृतियां मैंने देखी हैं जैसी तब देखी थी जब आचार्य कालिदास को लेने आए थे। निक्षेप बताता कि आज कुछ राज्य के व्यक्ति यहाँ आए हैं, वे वैसे ही लग रहे हैं जैसे कालिदास के लेने के समय आचार्य के साथ लोग आए थे। मल्लिका थोड़ा सिहर जाती है, मतलब थोड़ा सा सशंकित हो जाती है। मल्लिका, वैसी आकृतियां अपने भावों को दबाकर हंसने का प्रयत्न करती है। कभी कभी व्यक्ति जब भयभीत होता है तो भय को छिपाने के लिए हंसने का अभिनय करता है, तो वही चीज यहां दिखाया गया है। जानते हैं माँ इस संबंध में क्या कहती है? कहती है कि जब भी ये आकृतियां दिखाई देती हैं तो कोई ना कोई अनिष्ट होता है, बुरा होता है, कभी युद्ध कभी महामारी। परंतु पिछली बार तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मल्लिका की माँ अंबिका यही कहती है ना प्रथम अंक में, जब ये लोग आते हैं तो कुछ न कुछ अनिष्ट ही होता है, युद्ध होती है, महामारी फैल जाता है या और कई प्रकार से अनिष्ट होता है। तो वही बात यहाँ मल्लिका दोहरा रही है कि माँ ऐसा कहती है, लेकिन पिछली बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, निश्चित नहीं हुआ। मल्लिका आंखें बचाती हुई गीले वस्त्रों को देखने में व्यस्त हो जाती है, अर्थात वह अपने आप को अंबिका से छिपाने का प्रयास करती है। मल्लिका, क्या हुआ? और जो हुआ वह तो अच्छा ही था। 2 एक वस्त्रों को उतार कर फिर रस्सी पर फैला, मतलब कपड़ा फैलाने का अभिनय कर रही है और वह बताना चाहती है कि जो भी घटनाएं घटित हुई अच्छी, वे सब अच्छी ही थी। क्यों? क्योंकि उससे कालिदास का उत्थान ही हुआ है। वे एक इस ग्राम प्रदेश के कवि न होकर आज एक राज्य कवि के रूप में विराजमान है। निक्षेप है नहीं, परंतु नहीं कैसे? टापों का सब दूर तक चला जाता है। निक्षेप उत्तेजित सा झरोखे के पास से हटकर आता है, मतलब घोड़े के टापों की आवाज सुनाई देती है, कोई व्यक्ति वहीं से दूर चला जाता है। मल्लिका, सहसा उत्तेजित क्यों हो उठे आज निक्षेप से प्रश्न करते हैं आप अचानक उत्तेजित क्यों हो उठे? निक्षेप, मैंने अभी एक और आकृति को घोड़े पर आते देखा है। तो मल्लिका, क्या हुआ? आपको भी मां की तरह अनिष्ट की आशंका हो रही है? निश्चय, वह एक बहुत परिचित आकृति है मल्लिका, परिचित आकृति। निश्चय, मुझे विश्वास है कि वे स्वयं कालिदास है। यहाँ यह बताना चाहता है कि जो व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर वहां झरोखे के पास से गुजरा है वह कोई और नहीं बल्कि कालिदास ही है। मल्लिका, कालिदास यह कैसे संभव है? निश्चय, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वे घोड़ा दौड़ाते पर्वत शिखर की ओर गए हैं। इस राजसी वेशभूषा में और कोई उन्हें न पहचान पाए, लेकिन निक्षेप की आंखें पहचानने में भूल नहीं कर सकती। मैं भी जाकर देखता हूँ, राज्य कर्मचारी भी अवश्य ही उन्हीं के साथ आए होंगे। इसी उत्तेजना से चला जाता है। तो निक्षेप कहता है कि मैं उसे पहचानने में भूल नहीं कर सकता, वो कालिदास ही थे जो राजसी वेशभूषा में घोड़े पर सवार होकर यहाँ से गए हैं और अवश्य ही राज्य के लोग उन्हीं के साथ आए हैं। और यह कहकर निक्षेप वहां से चला जाता है। इसी क्रम में मल्लिका के प्रकोष्ठ में, कमरे में रंगिणी और संगिनी का आगमन होता है। रंगिणी और संगिनी भी कालिदास के साथ आई हैं,
जो कालिदास के ऊपर अध्ययन कर रही हैं, रिसर्च कर रही हैं, उनके जीवन के बारे में अध्ययन कर रही हैं और उनसे जुड़ी हर छोटी बड़ी वस्तुओं के बारे में वे जानना चाहते हैं। और इस प्रकोष्ठ का उल्लेख उन्होंने जगह जगह अपने काव्यों में किया है, इसलिए वे मल्लिका के पास इस प्रकोष्ठ में उससे मिलने के लिए आई है। मल्लिका वे आए हैं और पर्वत शिखर की ओर गए हैं। जो उसने अभी निक्षेप कर गया वही सोच रही है। उसी क्रम में आगे रंगिणी, इनसे कुछ हम अंदर आ सकते। अभी मल्लिका जो है निक्षेप की कही हुई बातों के विषय में सोच ही रही थी कि कालिदास आए हैं, आएंगे तो कैसे आएंगे, क्या करेंगे, वो सारी चीजों के बारे में सोच रही है। उसी समय रंगिणी और संगिनी का वहां आगमन होता है और रंगिणी कहती है कि इनसे पूछो मैं अंदर आ सकती है, इससे पूछ हम अंदर आ सकती हैं। संगिनी उसे आगे करके स्वयं पीछे हट जाती है। संगिनी तू पूछ। देखिए रंगिणी और संगिनी अनुनासिक और अनुस्वार, ये दोनों ऐसे पात्र हैं जो इस नाटक में गंभीरता के साथ हास्य रस का संचार करने वाले हैं। क्योंकि अगर हास्य न हो तो कोई भी रचना निष्प्राण सी प्रतीत होती है। तो इन दोनों कैरेक्टरों के माध्यम से, इन दोनों चरित्रों के माध्यम से, रंगिणी और संगिनी और अनुस्वार और अनुनासिक, इन दोनों पात्रों के माध्यम से नाटककार ने द्वितीय अंक के माहौल को कुछ खुशनुमा बनाने का प्रयास किया है। क्योंकि इनके वार्तालाप से चीजें स्पष्ट होती है। किस तरह रंगिनी उससे कहती है पूछने के लिए, तो वह संगिनी से कहती है पूछने के लिए। आगे इसी में है रंगिनी, अच्छा मैं पूछती हूँ, सुनो यह घर तुम्हारा है? मल्लिका, हाँ हाँ आइए, आप मेरे यहाँ आई हैं। रंगिनी, हम विशेष रूप से किसी के यहाँ नहीं आए, समझ लो कि यूं ही आई है, ग्राम प्रदेश में घूमती हुई। मतलब मैं इस तरह से ग्राम प्रदेश में घूम रही हूँ। घूमने का उद्देश्य कालिदास के जीवन के विषय में जानना है। हम यहाँ के घर देखना चाहती हैं। रंगिनी यहाँ के जीवन का अध्ययन करना चाहती है। मतलब भाव बस इतना ही है कि कालिदास से जुड़ी हुई हर चीज के विषय में हम जानना चाहते हैं। संगिनी, और पहले परिचय दे दूं, यह रंगिनी है, उज्जैनी के नाट्य केंद्र में नृत्य का अभ्यास करती है। एक नृत्य का अभ्यास करती है और दूसरा वृंदावन का। नृत्य का अभ्यास करती है। नाटक लिखने में भी इसकी रुचि है। संगिनी और यह रंगिनी और यह संगिनी उसी केंद्र में मृदंग और वीणा वादन सीखती है। मतलब वाद्य यंत्रों को बजाने का अभ्यास करती है। बहुत सुंदर प्रणय गीत गाती है। प्रणय गीत मतलब प्रेम के गीत, प्रणय गीत गाती है, लिखती है। अब गद्य की ओर आ रही है। गद्य की ओर आ रही मतलब गद्य लेखन कर रही है। और तुम्हारा परिचय, लोग मल्लिका से उसका परिचय पूछते हैं। संगिनी, तुमने अपना परिचय नहीं दिया। मल्लिका, मेरा परिचय कुछ भी नहीं है, आइए आसन पर बैठ जाइए। मल्लिका कहती मेरा परिचय कुछ भी नहीं है, मतलब मैं भी ग्राम प्रदेश की रहने वाली हूँ, आइए आसन पर बैठिए। संगिनी, हम बैठने के लिए नहीं, अध्ययन करने के लिए आए हैं। इस स्थान को आप लोग क्या कहते हैं? मतलब वह जानना चाहते हैं कि क्या इस ग्राम प्रदेश में कुछ स्थानीय भाषा के शब्दों का भी प्रयोग होता है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कमरे को क्या कहते हो? कहती है प्रकोष्ठ। तो बता दे तो हमारे यहाँ उज्जैनी में भी प्रकोष्ठ कहा जाता है। कुंभ को कुंभ की तरफ संकेत करके पूछती है किसको क्या कहते हैं? बताती है कुंभ। तो कहते हैं तो ये तो सारे शब्दों का प्रयोग हम भी करते हैं। तो उसी वार्तालाप के क्रम में आगे कहती है कि यहाँ आंचलिक शब्द नहीं है, अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग हम उज्जैनी के लोग करते हैं उन्हीं का प्रयोग ये लोग भी करते हैं। यहाँ आंचलिक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। जैसे पतंजल ने यदवा को कुछ लोग यरवा और तत्वा को कुछ लोग तरवा बोलते हैं। मतलब क्षेत्र आंचलिक भाषा में इस तरह का प्रयोग होता है, इस तरह के यहाँ शब्दों का प्रयोग नहीं होता। अर्थात यहाँ के लोग सभ्य संस्कृत का प्रयोग करने वाले हैं। अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग उज्जैनी के लोग जिन वस्तुओं के लिए करते हैं उन्हीं शब्दों का प्रयोग यहाँ ग्राम प्रदेश के लोग भी करते हैं। संगिनी, देखो हम कुछ ऐसी बातें जानना चाहते जिनका संबंध यहाँ के और
यहाँ के और केवल यहाँ के जीवन से, मतलब यहाँ के इस ग्राम प्रदेश से ही जुड़ी हुई। तुम्हारे घर और वक्त तो लगभग हमारे जैसे है, यहाँ के जीवन की अपनी विशेषता क्या है? तो मल्लिका बताती है यहाँ के जीवन की अपनी विशेषता। पल भर झरोखे की ओर देखती रहती है। मैं नहीं जानती, हमारा जीवन हर दृष्टि से बहुत साधारण है, आप लोग साधारण का जीवन व्यतीत करने वाले हैं। यह हमें नहीं मान सकती। इस प्रदेश में कालिदास जैसे असाधारण प्रतिभा का जन्म हुआ है, तो यहाँ की तो प्रत्येक वस्तु असाधारण होनी चाहिए। संगिनी कहती है कि यह चीज मैं नहीं मानती। जब यहाँ असाधारण कवि कालिदास पैदा हुए हैं, अर्थात विशिष्ट व्यक्तित्व का यहाँ जन्म हुआ है, तो यहाँ कुछ न कुछ विशिष्ट बातें अवश्य होंगी। संगिनी देखो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। बात यह है कि राजकीय नियोजन से हम दोनों कवि कालिदास के जीवन की पृष्ठभूमि पर अध्ययन कर रहे हैं। राजकीय नियोजन मतलब राज्य की तरफ से हमें नियुक्त किया गया है। नियोजन मतलब नियुक्त करना। नियोजन मतलब नियुक्त करना, ठीक। तो बताते हैं कि मुझे राज्य की तरफ से नियुक्त किया गया है। इसलिए नियुक्त किया गया है कालिदास के जीवन के विषय में जानने के लिए, उनके जीवन के विषय में अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया गया है। तुम समझ सकती हो कि यह कितना बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य है, परंतु यहाँ घूमकर हम तो लगभग निराश हो चुके हैं। यहाँ कुछ सामग्री है ही नहीं। संगिनी अच्छा, यहाँ की कुछ वनस्पतियों के नाम बताइए। मल्लिका कैसी वनस्पति है, कौन सी वनस्पति है? मल्लिका नहीं समझ पाती है कि किन वनस्पतियों का ये उल्लेख कर रही है, किन वनस्पतियों के विषय में जानना चाहती है। तब संगिनी बताती है कि जिन वनस्पतियों का उल्लेख कुमार संभव में किया गया है कि भास्वंति रत्नानि महौषधीश्च, मतलब ऐसी महा औषधियां जो रत्नों की तरह चमकती हैं, उन औषधियों के विषय में बताइए। मल्लिका औषधियां प्रकाश नहीं देती हैं। मल्लिका को मालूम ही नहीं है कि किस परिप्रेक्ष्य में जानना चाहती है, जबकि रंगिनी और संगिनी कुमार संभव की उस पंक्ति का उल्लेख करके कहती है कि महाऔषधियां जो है, महाऔषधियां जो है रत्नों की तरह चमकती है, उन औषधियों के विषय में बताइए। तो मल्लिका कहती कि औषधियां प्रकाश नहीं देती, संगिनी औषधियां प्रकाश नहीं देती। तुम्हारा अभिप्राय कालिदास ने जो लिखा है वह झूठ है। मल्लिका उन्होंने कुछ भी झूठ नहीं लिखा है, उन्होंने तो लिखा है कि आगे कुछ और कहना चाह रहे हैं। संगिनी रहने दे। संगिनी रंगिनी कहती है रहने दे संगिनी, यह यहाँ के संबंध में कुछ विशेष नहीं जानते हैं। संगिनी अच्छा, तुम्हारा बहुत समय नष्ट किया, क्षमा करना, चल रहे हो। ऐसा कहकर रंगिनी और संगिनी मल्लिका के प्रकोष्ठ से निकल जाते हैं। मल्लिका अब फिर सोचने लगती है अपने विगत जीवन के विषय में। आज वर्षों के बाद तुम लौट कर आए हो, मतलब कालिदास के विषय में सोच रही है। सोचती थी तुम आओगे तो इसी तरह मेघ घिरे होंगे, वैसा ही अंधेरा सा दिन होगा, वैसे ही एक बार वार्ता में बीतूंगी और तुमसे कहूंगी कि देखो मैंने तुम्हारी संरचनाएं पढ़ी है। अब वह विगत जीवन के बारे में सोच रही है कि तुम आओगे तो मैं क्या क्या तुमसे कहूंगी। वो अपने प्रेमी कालिदास के विषय में सोच रही है। उज्जैनी की ओर जाने वाले व्यवसायियों से कितना कितना कहकर मैंने तुम्हारी रचनाएं मंगवाई है। सोचती थी तुम्हें मेघदूत की पंक्तियां गाकर सुनाऊंगी। पर्वत शिखर से घंटा ध्वनियां गूंज उठेंगी और मैं अपनी यह भेंट तुम्हारे हाथों में रख दूंगा। देखिए वह पृष्ठों को सिलकर रखी है कालिदास को देने के लिए, जिस पर वे नवीन रचना कर सके। कहूंगी कि देखो ये तुम्हारी नई रचना के लिए है। एक कोरे पृष्ठ मैंने अपने हाथों से सिलकर बनाया है। इन सब पर तुम जो भी लिखोगे उसमें मुझे अनुभव होगा कि मैं भी कहीं हूं, मेरा भी कुछ है। निश्वास छोड़कर ग्रंथ रख देती है। परंतु आज तुम आए हो तो सारा वातावरण ही और है, और नहीं सोच पा रही हूं कि तुम भी वही हो या नहीं। यहाँ मल्लिका अपने विगत जीवन के बारे में सोच रही है, लेकिन अंतिम पंक्तियां यही कहती हैं कि तुम अब वैसे हो कि नहीं हो,
निश्चित नहीं कर पा रहे हैं। उसी क्रम में अनुस्वार और अनुनासिक का आगमन होता है। देखिए बेटा, वीवीआईपी लोग जहाँ जाते हैं उनके साथ कुछ न कुछ उनके अनुचर सेवक जाते हैं जो वहाँ की व्यवस्थाओं को देख रेख करते हैं। कुछ शिष्टाचार के नियम होते हैं। अगर कोई वीआईपी व्यक्ति किसी व्यक्ति से मिलना चाहता है तो उसके मिलने से पूर्व अधिकारी जाकर उस व्यक्ति के विषय में जानकारी इकट्ठा करते हैं। उसका घर कैसा है, वहाँ लोगों का रहन सहन कैसा है, वहाँ की स्थितियाँ कैसी हैं, सारी विषय को जानकर वह आगे जब बताता है तो वह वीआईपी व्यक्ति फिर जाकर मुलाकात करता है। यह एक प्रकार से शिष्टाचार का एक नियम है या वीआईपी व्यक्तियों के जीवन से जुड़ा हुआ एक हिस्सा है, या कह सकते हैं कि एक प्रकार से औपचारिकता है। वो सीधे सीधे किसी से व्यक्ति नहीं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति किसी से तुरंत नहीं मिल सकते हैं, उसकी कई औपचारिकताएं हैं, कस्टम है, उसके तहत में वो किसी व्यक्ति से मुलाकात कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ है कि प्रियंग मंजरी जो कालिदास की पत्नी है, राजदूहिता है, वे मल्लिका से मिलना चाहती हैं और उनके मिलने के पूर्व दो राज अधिकारी अनुस्वार और अनुनासिक मल्लिका के यहाँ आए हैं उसके घर की व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए। उन्हीं का उल्लेख है। अनुस्वार, मुझे विश्वास है कि इस समय ये मल्लिका के सामने खड़ा है, मतलब वो मल्लिका के सामने जाता है और कहता है कि मुझे विश्वास है कि मल्लिका के सामने खड़ा हुआ, अर्थात आप ही मल्लिका है। मल्लिका हाँ कहिए। तो अनुस्वार कहता है देव मातृगुप्त के अनुचरों का अभिवादन स्वीकार करें। अभिवादन मतलब प्रणाम, मातृगुप्त के सेवकों का प्रणाम स्वीकार करें। तो वह अचंभित हो जाती है कि आखिर मातृगुप्त कौन है। मल्लिका, देव मातृगुप्त कौन है? तो अनुस्वार बताता है कि जिन्होंने नृसंहार, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश इत्यादि ग्रंथों को लिखा है वही, और इस समय वे कश्मीर के भावी शासक हैं, वही देवमातृगुप्त है। और देवमातृगुप्त की राजमहिषी गुप्त वंशद्विता परम विदुषी देवी प्रेम मंजरी आपके साक्षात्कार के लिए उत्सुक है, मतलब इच्छुक है, शीघ्र ही यहाँ आना चाहती हैं। हम उनके अनुसार आपको इसकी पूर्व सूचना देने के लिए उपस्थित हुए। अर्थात भाव इतना ही है कि प्रियंग मंजरी आपसे मिलना चाहती है, इसकी पूर्व सूचना देने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ। मल्लिका, नृसंहार और मेघदूत आदि के प्रणेता तो कालिदास, प्रणेता मतलब रचयिता। वे गुप्त राज्य की ओर से कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं। मातृगुप्त उन्हीं का नया नाम है। जब कोई कश्मीर के राजा के तौर पर उन्हें नियुक्त किया गया है तो उनका नाम भी परिवर्तित करके मातृगुप्त रख दिया गया है। इसी क्रम में अनुस्वार और अनुनासिक दोनों आपस में वार्तालाप करते हैं, कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, उसी पर उन लोगों में बहस चलता रहता है। लास्ट में वे लोग किसी भी वस्तु के स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं और वे दोनों चले जाते हैं मतलब वे दोनों उसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं कि आसन कहाँ रखा जाए, कुंभ कहाँ रखा जाए, क्या किया जाए, क्या न किया जाए, उसी पशुपेश में पड़े रहते हैं। और इतने में मातुल आकर कहते हैं कि आपका कार्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ। तो कहता क्यों अनुस्वार, हाँ पूरा हो गया है, ठीक। तो उसी क्रम में मातुल बताता है कि आप लोग रहने दीजिए, देवी प्रियंग मंजरी बाहर खड़ी है, अर्थात देवी प्रेम मंजरी आ चुकी है और वे दोनों वहां से चले जाते हैं। ठीक है बेटा, बाकी का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। जहां तक अभी मैंने आपको पढ़ाया है, जो साल समझाया है, पेज नंबर 50 से 66 तक, उसका एक साथ आप लोग अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।